नमस्कार। आर नायक हिंदी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का विषय है गबन उपन्यास, जो मुंशी प्रेमचंद्र का बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है और ये किसी न किसी एग्ज़ाम में अवश्य पूछा जाता है। तो इस उपन्यास का हम यहाँ पर सारांश जानने का प्रयत्न करेंगे और जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको जानने का प्रयत्न करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। गबन उपन्यास, मुंशी प्रेमचंद्र। गबन उपन्यास मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित हिंदी साहित्य का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और कालजयी उपन्यास है, जिनका प्रकाशन 1931 में हुआ है। ये उपन्यास मध्यवर्गीय समाज की खोखली शान शौकत, दिखावे और संस्कृति और विशेष रूप से महिलाओं में आभूषण के प्रति अत्यधिक आकर्षण के दुष्परिणामों को दर्शाता है। मतलब ये जो गबन उपन्यास है ये 1931 में प्रकाशित हुआ और इस उपन्यास के माध्यम से मध्यवर्गीय समाज में जो खोखली शान शौकत, दिखावे की प्रवृत्ति होती है और ख़ासकर जो महिलाएं हैं आभूषण दिखाने के प्रति बहुत ही जो एकदम आकर्षण जो रहता है उसको दर्शाने का यहाँ पे प्रयत्न किया है कि जो स्त्रियां हैं जो आभूषण के प्रति ज़्यादा आसक्त हो जाती है और उसके कारण क्या दुष्परिणाम होते हैं, तो उसको दर्शाने का यहाँ पे प्रयत्न किया है। तो चलिए जानते हैं। कहानी का जो प्रमुख पात्र है वो जल्पा है। ठीक है, कहानी की जो प्रमुख पात्र है वो जल्पा है, जिसे बचपन से ही गहने का बड़ा शौक है। उसका विवाह रामनाथ से होता है, जो एक मध्यवर्गीय परिवार का युवक है। रामनाथ अपनी आर्थिक स्थिति से बढ़कर जल्पा को खुश करने के लिए और अपनी झूठी शान को बनाए रखने के लिए कर्ज लेकर उसे महंगे गहने दिलवाता है। कर्ज का बोझ जब बहुत बढ़ जाता है तो उसे चुकाने के लिए रमानाथ को अपनी सरकारी नौकरी में पैसे का गबन कर बैठता है। मतलब अपनी पत्नी को खुश करने के लिए, उसको गहने दिलाने के लिए जो रमानाथ रहता है वो क्या करता है, सरकारी अफसर या ऑफिस में क्या करता है, वो पैसे का गबन करता है, यानी हेर फेर करता है। जब उसे पकड़ जाने का डर सताता है और तो वह बदनामी के डर से घर छोड़कर कलकत्ता में भाग जाता है और कलकत्ता में रमानाथ पुलिस के चंगुल में फंस जाता है। पुलिस अपनी झूठी राजनीतिक साजिश को सच साबित करने के लिए रमानाथ को सरकारी गवाह बनाने पर मजबूर करती है और उसे डरा धमकाकर क्रांतिकारियों के खिलाफ झूठी गवाही दिलवाती है। तो दूसरी ओर जब जल्पा को अपनी गलती और अपने पति का गमन का पता चलता है तो उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। वह अपने सारे गहने बेचकर सरकारी पैसे वापस कर देती है। उसे एहसास होता है कि गहनों की चाह ने उसे हंसते खेलते गहनों की चाह ने उसके हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया है। जल्पा अपने पति को ढूंढते हुए कलकत्ता पहुंचती है। वहां वह एक भले इंसान जौहरा एक वैश्या जो बाद में सुधर जाती है और देवीदीन जो एक देशभक्त खटीक है की मदद से रमानाथ को पाप के दलदल से बाहर निकालती है और अंत में रमानाथ को अपनी कायरता का एहसास होता है। वह अपनी झूठी गवाही बदलता है और समाज के सामने एक सच्चा इंसान बनकर उभरता है। कहने का मतलब जो रमानाथ है वो क्या करता है, इस कहानी की जो प्रमुख पात्र है वो जल्पा है। ठीक है, जल्पा का विवाह किससे होता है, रमानाथ से होता है और रमानाथ क्या है, एक सरकारी कर्मचारी रहता है। तो वो क्या करता है, जल्पा की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए, उसकी इच्छा अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए क्या करता है, हर प्रयास करता है। और जल्पा को गहने का बड़ा शौक रहता है, तो ये हमेशा क्या करता है, जल्पा को नए नए प्रकार के गहने बना के देता है। अब इसके पास पैसे नहीं रहते हैं तो ये कर्ज लेता है और कर्ज को चुकाने के लिए फिर क्या करते, पैसा नहीं रहता है तो ये क्या करता है, अपने ऑफिस में हेरा फेरी करता है, गबन करता है और फिर उसके बाद में फिर वो चोरी का इल्ज़ाम उस पर लगता है तो ये कलकत्ता भाग जाता है। और कलकत्ता भाग जाता है फिर उसको क्या होता है, कलकत्ता में फिर वो झूठी गवाही के लिए उसको पकड़ लेते हैं। क्रांतिकारी वहाँ विद्रोह करते रहते हैं तो फिर ये झूठी गवाही देता है और क्रांतिकारी को भी फंसा देता है। फिर बाद में क्या होती है, जल्पा को समझ में आता है कि मेरे पति ने मेरी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो भी चोरी चकारी की है या गमन किया है, तो वो क्या करती है, अपने सारे जेवर बेचकर क्या करती है, सरकारी नुकसान जो हुआ रहता है, जो चोरी का पैसा है वो भरती है और बाद में अपने पति को ढूंढने के लिए कलकत्ता पहुंचती है। फिर वहाँ पे एक वैश्या से मिलती है जो कि अच्छी रहती है और बाद में एक व्यक्ति से मिलती है
देवी दिन करके। फिर उसकी मदद से अपने पति को ढूंढती है और फिर पति को भी एहसास होता है कि मैंने गलत किया है, तो फिर बाद में वो जो झूठी गवाही दी रहती है ना, वो बदल देता है और एक सच्चा इंसान बनकर उभरता है। तो इस कहानी का जो प्रमुख पात्र जो है वो है, देखिए इस कहानी का प्रमुख पात्र और चरित्र वो भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने तो पहले बता दिया है, पर भी थोड़ा सा इसका देख लेते हैं। रमानाथ जो है वो मुख्य पात्र है, आपको पता है। इस कहानी का नायक है वो कमज़ोर चरित्र, कायर और दिखावे की दुनिया में जीने वाला युवक है। वो अपनी पत्नी की नज़रों में बड़ा बनने के लिए झूठ का सहारा लेता है और अंत में गबन का शिकार हो जाता है। यानी मतलब कहानी का मुख्य नायक कौन है? रमानाथ है ना। वो हमने पहले ही बताया है कि वो क्या करता है, अपनी पत्नी के नज़र में ऊंचा उठने के लिए वो क्या करता है, झूठ बोलता है, झूठ का सहारा लेता है और गमन करके क्या करता है, अपनी पत्नी को जेवर दिलवाने का या गहने बनवाने का प्रयास करता है और उसके चक्कर में क्या करता है, वो परेशानी या मुसीबत में फंस जाता है। जल्पा इस कहानी की नायिका है, जैसे कि आपको पता है। देवी दिन जो है कलकत्ता का एक बूढ़ा खटीक है, सब्जी बेचने वाला, जो देशभक्त और दयालु है। और वो संकट के समय रमानाथ को अपने घर में पनाह देता है और पिता की तरह उसका मार्गदर्शन भी करता है। अब यहाँ पे जो जोहरा है वो कलकत्ता की एक तवायफ यानी वैश्या है, जो जल्पा के ऊंचे चरित्र से प्रभावित होकर अपना जीवन क्या कर देती है, बदल देती है। यानी जल्पा जोहरा का जीवन चरित्र बदल देती है, उसकी दिशा ही चेंज कर देती है। वह रमानाथ को पुलिस के जाल से छुड़ाने में जल्पा की बहुत बड़ी मदद करती है और अंत में देश सेवा करते हुए नदी में डूबकर अपनी जान दे देती है ना। जल्पा की वो मदद भी करती है और बाद में देश सेवा करते करते वो क्या हो जाती है, नदी में डूबकर अपनी जान दे देती है। और जो रतन है वो जल्पा की एक अमीर सहेली है और एक बूढ़े वकील की पत्नी है। वह भी आभूषण की दिखावे की संस्कृति का हिस्सा है। जिस तरह से जल्पा आभूषण दिखाने का वो करती है ना, दिखावे करती है, आभूषण पहन के लोगों को दिखावा करती है, उसी तरह रतन भी क्या करती है, एक बूढ़े वकील की पत्नी है जिसको आभूषण दिखाने का शौक़ है, ठीक है। लेकिन बाद में उसका जीवन भी त्रासदी से घिर जाता है। यहाँ पे दयानाथ जो है, दयानाथ रमानाथ के स्वाभिमानी और ईमानदार पिता है, जो पुरानी सोच के व्यक्ति है और रिश्वत के घोर खिलाफ है। और उनका बेटा जो है वो रमानाथ, वो थोड़ा सा हेरफेर गमन करता है, ठीक है। तो अब ये कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य है, तो देखिए प्रेमचंद्र इस उपन्यास के माध्यम से ये संदेश देते हैं कि झूठी शान और गहनों का अत्यधिक मोह किसी भी व्यक्ति के हंसते खेलते परिवार को क्या कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। इसके साथ ही उन्होंने तत्कालीन पुलिस व्यवस्था के भ्रष्टाचार और अदालतों की कमियों पर भी तीखा प्रहार किया है। मतलब इस उपन्यास के माध्यम से लेखक ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पे जल्पा को नए नए आभूषण पहनने का शौक़ रहता है और उसकी आवश्यकता को पूरा कौन करता है, उसका पति। और जब उसके पास तनख्वाह में मतलब उसके पास उतना पैसा नहीं रहता या तनख्वाह कम रहती है, तो वो क्या करता है, उसके लिए हेरा फेरी करता है, गमन करता है और उसके चक्कर में वो भारी संकट में फंस जाता है। और फिर पुलिस से बचने के लिए वो कलकत्ता भाग जाता है और कलकत्ता में जाकर फिर क्या होते हैं, वहाँ का जो पुलिस है उसको झूठी गवाही देने के लिए मजबूर कर देते हैं और वो फिर क्या करता है, झूठ बोलता है और झूठे गवाही देता है। परंतु बाद में क्या करती है, जल्पा को समझ में आता है कि ये जो दिखावे की प्रवृत्ति है, इससे हंसता खेलता परिवार नष्ट हो जाता है। तो वो क्या करती है, अपने सारे जेवर को बेचकर जो गमन किया रहता है, सरकारी गमन किया रहता है, उसको वो भरपाई करती है और फिर ढूंढते ढूंढते कलकत्ता आती है। कलकत्ता में एक जो जोहरा नाम की वेश्या रहती है उसका सपोर्ट लेती है और एक जो व्यक्ति रहते हैं उसका सपोर्ट लेकर वो अपने पति को ढूंढती है। फिर पति को समझाती है, फिर पति को भी थोड़ी समझ आती है और वो जो झूठी गवाही देते हैं ना, तो वो भी फिर बाद में अपनी गवाही को बदल देते हैं और बाद में अच्छे से रहने लगते हैं। तो लेखक ये समझाने का प्रयत्न करते हैं कि गहने, आभूषण, इसके मोह माया के चक्कर में व्यक्ति क्या करता है, बहुत सारे काम करता है, पाप करता है, पर इसका खामियाजा उसको ही भुगतना पड़ता है। तो लेखक ने इस और हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहा है कि हमें आभूषण या जो भी महंगी चीज़ है उसकी मोह माया नहीं करना चाहिए, क्योंकि
ये कहीं ना कहीं हमारे परिवार में कहीं ना कहीं कभी ना कभी नुकसान पहुंचाता ज़रूर है। तो आशा करते हैं कि ये जो गबन उपन्यास है आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।